बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब को एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। रात गए जैसे कार्रवाई डालते हैं वैसी ही कार्रवाई डाली गई। उन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया, उनकी आँख को तीसरी मरतबा इंजेक्शन लगाया गया क्योंकि 4 हफ़्ते मुकम्मल हो गए थे और 4 हफ़्ते के बाद उनको अस्पताल में लेकर आना था। ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं। इमरान ख़ान साहब की कैद तन्हाई बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुकी है। फैमिली से उनकी मुलाकातें ना करवाना बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुका है। उनकी एक आँख का ज़ाया होना, उसकी खबरों को बाहर निकालना, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया गया है। उनके डॉक्टरों तक रसाई ना देना, फैमिली को मेडिकल सहूलियात के हवाले से मुतमईन ना करना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं। कोई पॉलिटिकल बयान इमरान खान साहब का नहीं आता, उनकी ओपिनियन बाहर नहीं आती, हालाँकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। जो सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन मिली वो सिर्फ़ ये है कि इमरान खान साहब काफ़ी हाई स्पिरिट में थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। अब मेडिकल के हवाले से देखें, वहाँ पे बहुत सख्ती है। अब ये इत्तलात निकालने में चंद दिन लगेंगे, तो सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगी कि इमरान खान साहब की हालत क्या है। इमरान खान साहब ने अपने बेटे से जब बात की, तो वहाँ पे उनके बेटे ने एक ट्वीट किया और इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से भी ट्वीट किया गया जो उनका स्टेटमेंट है। ले देकर जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, मैं उर्दू ट्रांसलेशन आपको उसकी बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक्चुअली जजों के बारे में कहा कि जो जजेस हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप पर उन जजेस को शर्म आनी चाहिए। हमने बार-बार हम उनके पास गए अदलिया के पास, लेकिन उन्होंने अपनी रूहों को बेच दिया प्रिविलेजेस के लिए। यानी जो उन्हें मिली हुई है मुराद, उनके लिए इन जजों ने अपना सौदा कर लिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी को भी बेच दिया। वो ये जानते हैं कि वो मुझे नहीं तोड़ सकते। ये इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन के बारे में कहा जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी बीवी के खिलाफ भी इक़दामात शुरू कर दिए। वो ऐसी गैर इंसानी हरकत बुशरा बीबी के साथ कैसे कर सकते हैं? ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। वो 24 घंटे अकेले में गुज़ारती हैं, यानी उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं और 30 मिनट के लिए हफ़्ते में 1 मरतबा उन्हें मुझसे मिलवाया जाता है और कभी ऐसा नहीं भी किया जाता। ये गैर इस्लामी है कि ख़वातीन को, बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए या उनके साथ ऐसा किया जाए। और इनके जो मकासद हैं ना वो बड़े क्लियर हैं और जजेस इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि सोसाइटी के अंदर इंसाफ फराहम किया जाए। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने किरदार पे। ये इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे जजों के बारे में पैगाम दिया। फिर इमरान खान साहब की जानिब से अपनी कौम को ईद मुबारक का पैगाम भी था। ये खान साहब ने कहा है। लेकिन देखिए, हुकूमत ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, या अगर सादा बोले तो आसिम मुनीर और उनके चंद लोगों ने, इन्होंने बड़ा नॉर्मलाइज़ किया है इमरान खान साहब के साथ जुल्म को, जबर को, फस्तायत को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो, इन चीज़ों को उन्होंने नॉर्मलाइज़ किया। यानी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द आते हैं, दंदनाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बेबसी का इजहार करती हैं। ना इंटेलिजेंस इदारों को पता चलता है, ना किसी और को कानो कान खबर होती है। इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई गई, इतनी दहशतगर्दी करवाई गई कि आलमी इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है। अब इतना बड़ा टाइटल लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रोकने पे पूरा जोर है। जो सिक्योरिटी इदारे बेबस हो जाते हैं दहशतगर्दों के सामने। अब सुहेल अफरीदी साहब ने पशीन में जलसा करने के लिए जाना है, तो कोयटा पहुंचना उन्होंने, तो वहां पे कोयटा में और पशीन में धड़ाधड़ सिक्योरिटी फोर्सेस पागल हो गई हैं। छापे पे छापा, कार्रवाई पे कार्रवाई, सड़कें बंद, ब्लॉकेज लगाओ, इसको पकड़ो, उसके घर छापा। दहशतगर्दों के खिलाफ तो इनकी घिग्गी बंद हो जाती है। हालांकि मोहसिन नकवी कहता है कि एक एसएचओ की मार है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ये हाथ धो के बढ़ जाते हैं और दहशतगर्दों के सामने इनका ऐसा लगता है कि बस ही नहीं चलता, इनका कोई जोर ही नहीं चलता। जोर तो इनका आवाम के ऊपर चलता है। अभी देखें, शहबाज शरीफ ने आकर कहा कि मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। एक दिन के बाद हाई ऑक्टेन की जो कीमत है वो बढ़ा दी, मट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी। अब मट्टी का तेल तो आम आदमी इस्तेमाल करता ना, वो लोग जो लकड़ी के ऊपर मट्टी का तेल डालते हैं फिर उसे आग लगाते हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है मट्टी का तेल। अब मट्टी के तेल से गाड़ियां तो नहीं चलती ना, वो गरीब आदमी का फ्यूल है। तो वो मट्टी का तेल महंगा कर दिया, 70 रुपए लीटर, मजीद महंगा कर दिया। पहले भी महंगा किया था इन्होंने। हाई ऑक्टेन को महंगा कर दिया ये सोच करके, हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आला किस्म का फ्यूल जो है। तो इसके ऊपर लेवी थी 100 रुपए, उसको बढ़ा के 300 रुपए कर दिया गया। 200 रुपए का इजाफा कर दिया हाई ऑक्टेन पेट्रोल के ऊपर। और अभी भी याद रखिएगा, ये 550 रुपए के करीब हो गया हाई ऑक्टेन का 1 लीटर। अब ये, हालांकि ये डालते अमीर लोग ही हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो शशका करते थे अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डालते थे, वो हाई ऑक्टेन डालना बंद कर देंगे। 70-75% लोग डालना बंद कर देंगे। तो जब वो बिकेगा ही नहीं, तो उसमें से ये कमाएंगे क्या? तो वो कह गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? तो ये वही मामला है इनका। जब वो बिकना ही नहीं है तो उसमें से इन्होंने कमाना क्या है?
जितना महंगा इन्होंने कर दिया, लोग दूसरा वाला डालेंगे या मिक्स करके डालेंगे, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं पाकिस्तान में, पहले भी बचत करते हैं। है वैसे फ्यूल वो अमीर आदमी का, लेकिन इतना जब आप बढ़ा देंगे ना तो वो भी दूसरे फ्यूल पे आ जाएगा। और अभी आप देखिएगा ये दूसरे फ्यूल की कीमत भी बढ़ाएंगे। ये इतने अच्छे नहीं है कि ये कौम का एहसास करे। जब इन्हें पता चलेगा कि इससे भी पैसा नहीं बन रहा तो ये एक और तरीके से पैसा बनाएंगे। हालात पाकिस्तान के ये हैं कि इस ईद पे जो खरीदारी हुई है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है ईद के मौके पर, वहाँ पे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद जो है, उनके चेयरमैन अतीक मीर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, जनाब पिछले साल की निस्बत मजीद 40% कम हो गई खरीदारी। पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म कर दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इन मुलाजमों के साथ मिलकर। आसिम मुनीर साहब ने अपने मुसल्लत किए हुए टोले के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म कर दी। हालांकि जब ये आर्मी चीफ बने थे तो उसके बाद इन्होंने दावा किया था 1 साल में मईशत को ठीक कर देंगे। इनका काम नहीं था, ये दावा करना नहीं चाहिए था, लेकिन दावा किया था। आज चौथा साल हो गया इनको, मईशत का सवा सत्यानाश हो गया। सरमायाकारी पाकिस्तान में करने को कोई तैयार नहीं है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आधा पाकिस्तान गरीब कर दिया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, लोग चीजें ही नहीं खरीद पा रहे। लेकिन साहब ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहाँ पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे इनके सिंह फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना तो मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। ये तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, ये जो अननोन अकाउंट्स हैं जिन्हें कोई नहीं जानता कि ये एक्चुअली कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे, और वो बेचारों ने अपने आप को छुपाया भी बाज़ लोगों ने इसलिए हुआ है। इनमें कई बेचारे हैं, कई बड़े जालिम भी हैं जिन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ, उन्होंने इसी वजह से छुपाया हुआ, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, ये पीएमएलएन के अंदर भी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। अब ये उमार सोलंकी कौन है? वो आईएसआई का अकाउंट है, ये पीएमएलएन के और एस्टेब्लिशमेंट के अपने सहाफ़ी बता रहे हैं कि अमार सोलंकी जो है ये आईएसआई का अकाउंट है। अब छुपा हुआ है ना, खुफिया नाम के साथ आया हुआ है। इस तरह बहुत सारे दूसरी तरफ भी हैं, तो दोनों तरफ खुफिया अकाउंट भी है। एक तरफ खुफिया अकाउंट इसलिए बनते हैं कि वो अपनी जान बचा सकें, एक तरफ इसलिए भी बनते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा सके और वो कीचड़ उछाल सके अपने आप को सामने लाए बगैर। तो ये गंद है, ये उछाला जा रहा है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज़ ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल ले। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सब ने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें तो कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफ़ी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता। फैज़ हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना, इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें।
अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकज़ई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फ़हम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यह मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये ज़बरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये है, अब यहाँ पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहाँ से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, और बैठो कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं, ये इनका प्लान नहीं है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। अब सुहेल बड़ाई जैसे लोग जो हर दौर के डिक्टेटर के मदा सरा रहे हैं, हर दौर का डिक्टेटर, जिस दौर में जो भी डिक्टेटर आया है, जो फौजी चीफ आया, ये हमेशा उसके मदा सरा रहे। आप उठाकर सुहेल बड़ाइच की सारी तहरीरें और सारी जिंदगी का आप रिकॉर्ड देख लें। पहले तो एक मज़ाहिया प्रोग्राम करते थे एक दिन जियो के साथ, वो बड़ा कॉमेडी किस्म का प्रोग्राम था, अजीबोगरीब किस्म का। उसके बाद जनाब ने ये कॉलम शॉलम भी इन्होंने किया। इनकी आप सारी जिंदगी की सहाफत उठा के देखें सुहेल बड़ाइच की, ये जर्नैलों के हक में ही रहे हमेशा, जब तक जर्नैल ताकत में रहा। ये ऐसे वारदात नहीं है, इस तरह के लोग ये जब भी देखते हैं ना कि अब ये जर्नैल का बुरा वक्त आ गया या इस जर्नैल को अब गुड बाय करने का वक्त आ गया, तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ खड़े होकर इनकलाबी बन जाते हैं। ये आसिम मुनीर का बुरा वक्त आएगा ना, तो ये इसके खिलाफ भी लिखना शुरू हो जाएंगे। ये जनरल बाजवा के खिलाफ अब लिख देते हैं, अक्सर बात कर देते हैं। जब तक वो इक्तदार और ताकत में था उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ गलत नेगेटिव नहीं किया। ये वक्ती तौर पे इनकलाबी बनते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो इसलिए बनते हैं कि अब इन्हें पता होता है कि ये वाला डिक्टेटर या ये वाला जर्नैल जाने वाला, इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जिसके पास ताकत होती है उसकी ये मदा सराही करते हैं और हमेशा करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। आजकल ये एक नया चूरन लेकर आए हैं जनाब कि कौमी हुकूमत की तश्कील। अब ये इसकी कहानियां सुनाने जाए, कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत का मतलब है पीटीआई, पीपल पार्टी, नून लीग, सारा को इकट्ठा करके हुकूमत बना दो, और वहां पे कह रहे आईनी तरामीम होंगी और उसको लंबा कर दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात होंगी। जब कौमी हुकूमत की तश्कील होती है ना, तो ये वड़ाइच साहब जैसे लोग, क्योंकि इनके तजिए अक्सर गलत ही होते हैं, इन्होंने तजिया दिया, या तो इन्हें फौज को ये खबर दे देना अंदर से, या बता दे कि जनाब ये वाली खबर है और ये हम करने लगे हैं, तो वो खबर इनकी ठीक हो जाती है। अदरवाइज तजिए सारे इनके गलत ही होते हैं। ये तो इमरान खान को इलेक्शन बुरी तरह हरवा रहे थे 2024 के इंतखाबात में। ये तो कह रहे थे बच्चे का कोई नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जमीन आसमान के खिलाफे में लाए। इनकी आज तक कोई खबर इस तरह की दुरुस्त नहीं हुई जहां पे अवाम के हवाले से इन्होंने कोई दावा किया हो। तो अब जनाब ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत तब होती है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज फंस जाएं और किसी के पास भी मकबूलियत ना हो, तो मिलके वो कहते हैं चलो ये बनाओ एक कौमी हुकूमत, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क फंस गया। वैसे मुल्क जितना फंस गया है ना, एस्टेब्लिशमेंट का ये सोचना कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, वो गलत सोच नहीं होगी, क्योंकि वो भी फंस गए। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा मौजूद है जिसका नाम इमरान खान है। उसका आपने क्या करना है भाई? उसके बाद मुल्क में उसके बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि 90% मकबूलियत है, और मैं कहता हूँ 70-75% है। चलो ठीक है, लेकिन 2/3 मकबूलियत तो उसके पास है ना कम से कम। तो जब इतनी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी होगी तो फिर कैसे हो सकता है कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए? हाँ, अगर बना दी जाए तो फिर आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा इस्लाहात करके, फिर इमरान खान आ जाएगा। नजम सेठी कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसी ऐसे सेटअप पे मान जाए जिनके बाद फिर इमरान खान आ जाए, क्योंकि इमरान खान के पास जितनी मकबूलियत और जितना अवामी आदमी वो है, वो आ गया, वो आके फिर बैठ जाएगा। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी जो कुछ इन्होंने इमरान खान के साथ कर दिया है। अब जो असल प्रॉब्लम है ना, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 19 अरब डॉलर का तजारती खसारा हो गया हमारा भी रवा माली साल के अंदर, अभी आधा साल हुआ है। हमारा लगातार तजारती खसारा बढ़ता चला जा रहा है। हम जो चीजें पूरी दुनिया को भेजते थे अब नहीं भेज रहे, सयाह भी नहीं आ रहे, बाहर से पैसा भी नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा डाटा है, मुजम्मल असलम साहब ने शेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने ये डाटा रखता हूँ, जरा डाटा देखें आप। नंबर 1, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से
जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में है ये 0.5% है, 0.1% से भी कम, आधा फीसद। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह